पढ़ने को मिल रहा है और मजबूरी है कि पढ़ना पड़ेगा। एमपीपीएससी एग्जाम निकालना है या आपको अधिकारी का सपना देखना है, तो बिना पढ़े। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुमार स्टूडियो के वीडियोस में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के मध्यकालीन साहित्यकारों के बारे में। वहां से क्वेश्चन बनते हैं मध्य प्रदेश के, चाहे वन डे एग्जाम हो या आपका एमपीपीएससी का ही एग्जाम क्यों ना हो। देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन, जल्दी से देख लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आज हम पढ़ लेते हैं, वो है केशव दास। केशव दास से पूछेगा, केशव दास के जन्म के बारे में पूछेगा, तो आपको इनका जन्म माना जाता है मध्य प्रदेश के ओरछा में। ओरछा में इनका जन्म हुआ है। ये इंद्रजीत के दरबारी कवि थे। किसके? इंद्रजीत के दरबारी कवि। दरबारी कवि इंद्रजीत के दरबारी कवि के रूप में कहा गया है। रीति काल के प्रथम आचार्य भी इन्हें कहा जाता है। किसे? रीति काल के प्रथम आचार्य हुए। प्रथम आचार्य। तो यहाँ से देखिए दो चार क्वेश्चन हो जाएंगे। इनका जन्म के बारे में पूछेगा तो आपको बताना है ओरछा में 1555 को इंद्रजीत की दरबारी कवि में ये सम्मिलित थे। रीति काल के प्रथम आचार्य कहा जाता है। साथ में एक और क्वेश्चन है, ये नोट कर लीजिए कि कठिन काव्य का प्रेत भी इन्हें कहा जाता है। प्रेत भी कहा जाता है। अब कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो रचनाएं आपको मिलेंगी वो सभी रचनाएं इतनी कठिन हैं कि उन्हें आसान भाषा में उसका ट्रांसलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा गया है। किसको? केशव दास को। अब रचनाएं की बात होगी कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं जो आपसे एमपीपीएससी या दूसरे एग्जामों में पूछा जाता है। तो पहला आपको ध्यान रखना है कवि प्रिया। कवि प्रिया इनकी पहली रचना है। दूसरी रसिक प्रिया। रसिक प्रिया। और फिर है नखशिख वर्णन। नखशिख वर्णन। कौन कौन सी? कवि प्रिया, रसिक प्रिया और नखशिख वर्णन इनकी प्रमुख रचनाओं में कहा गया है। आगे इनकी और रचनाएं हैं, उनको जानेंगे। फिर है रतन बावली। रतन बावली। अब रतन बावली और एक और ध्यान रखेंगे, शिवा बावली। तो रतन बावली केशव प्रसाद की है, लेकिन जो शिवा बावली है वो भूषण की रचनाओं में उनको स्थान दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। रचनाओं में रतन बावली हो गया। रतन बावली के बाद में छंदमाला। छंदमाला है। रामचंद्रिका है। रामचंद्रिका, छंदमाला, रामचंद्रिका हो गई, छंदमाला हो गई। फिर वीर सिंह देव है। वीर सिंह देव। वीर सिंह देव के बाद में विज्ञान और गीता। विज्ञान और गीता। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में ये सम्मिलित होता है। साथ ही साथ एक और है जहांगीर। जहांगीर। जहांगीर जस चंद्रिका। जस चंद्रिका। तो जहांगीर जस चंद्रिका भी इनके द्वारा है। तो कौन कौन सी रचना ही के ही क्वेश्चन आते हैं, बाकी दूसरे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। पहला ध्यान रखना है, इनका जन्म के बारे में 95 बताना है। ओरछा मध्य प्रदेश में इनका जन्म माना जाता है। इंद्रजीत के दरबारी कवि के रूप में ये जाते हैं। रीति काल के प्रथम आचार्य के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। कठिन काव्य जी लिखते थे, इसलिए कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। यहाँ तक समझ आ गया। अब है रचनाएं के बारे में। सीधे रचना आ गए तो कौन कौन से? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, नखशिख वर्णन, रतन बावली, छंदमाला और रामचंद्रिका, वीर सिंह देव, विज्ञान, गीता और जहांगीर जस चंद्रिका इनकी प्रमुख रचनाओं में सम्मिलित है। नोट करते चलिए, क्योंकि बिना नोट करते हुए आप ये समझ जाएं कि एक दृष्टांत में देख लें तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं होता है। मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं, मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि मेहनत करनी पड़ेगी। बचपन से ही मेहनत करने की आदत हो जाती है आपकी, तो आज आपको इतनी उम्र के बाद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। ये शब्द जो आपने देख रहे हैं, ये 12th तक के सिलेबस में भर भर के दिया जाता है, लेकिन वहां हमने पढ़े नहीं। तो अब जो है, जब आपका उम्र व्यतीत हो गया, तब आपको पढ़ने को मिल रहा है और मजबूरी है कि पढ़ना पड़ेगा। एमपीपीएससी एग्जाम निकालना है या आपको अधिकारी का सपना देखना है, तो बिना पढ़े तो काम होने वाला नहीं है। किस्मत कुछ लोगों की होती है, और शायद किसी और एक शायर ने एक शेर कहा है कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई उम्र भर मेरी तरह सफर में रहा। तो कुछ एक लोग होते हैं जिनको सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है,
और कुछ एक लोग होते हैं जिनको नहीं मिलती है, तो नहीं मिलेगी तो क्या जीना छोड़ दिया जाएगा? ऐसा ना हो इसलिए पढ़ना पड़ेगा। केशव दास 1955 ओरछा आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं वो कौन से क्वेश्चन होंगे जो हमें एमपीपीएससी में पूछने की पूर्णतः संभावना बनती है। आगे भूषण की चर्चा हो जाएगी। दूसरा नंबर में पढ़ेंगे हम भूषण। अब भूषण इनका ओरिजिनल नाम है नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये कानपुर के पास इनका जन्म माना जाता है कि मतलब यूपी के कानपुर के पास इनका जन्म हुआ था और तिगवापुर गांव का नाम है। तिगवापुर गांव का नाम है। वास्तविक नाम किसी को नहीं पता है, लेकिन इनका उपनाम जरूर पता है, वो है जटाशंकर। क्या? जटाशंकर। जटाशंकर इनका उपनाम है। और ये उपाधि इनको जो भूषण की मिली थी, या भूषण जिस नाम से जाने जाते थे, वो उपाधि दिया था रुद्रदेव सिंह। रुद्रदेव सिंह जो कहाँ के थे? चित्रकूट के थे। चित्रकूट। चित्रकूट के शासक हुए रुद्रदेव सिंह, उन्होंने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी। तो देखिए बहुत ही आसान, समझने योग्य है। हम मध्य प्रदेश का पढ़ रहे हैं, लेकिन हम इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं? एमपी में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि भूषण की जो उपाधि देने का काम किया है वो रुद्रदेव सिंह ने किया है, चित्रकूट में किया है, और ये इनके दरबार में दरबारी कवि के रूप में कार्य करते थे। जटाशंकर इनका उपनाम है, वास्तविक नाम कभी किसी पुस्तक में लिखा नहीं गया है या उनके साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। तो ये जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है। अब इनके सिर्फ हम रचनाएं देख लेंगे, कौन कौन सी रचनाएं हैं जो जनमानस में फैली हुई है इनकी रचनाएं। और रचनाओं में हम देखेंगे कि पहला है इनका शिवराज भूषण। शिवराज भूषण इनकी प्रथम रचना है, भूषण। इसके बाद है शिवा बावनी। शिवा बावनी। शिवा बावनी। शिवा बावनी के बाद इनकी पहली हो गई ये, दूसरी हो गई ये, तीसरी है छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक। और चौथी और अंतिम है इनकी भूषण उल्लास। भूषण उल्लास। उल्लास। तो सिर्फ इतनी ही रचनाएं अभी तक पूछी गई हैं। कौन कौन सा? तो ये भूषण कानपुर के रहने वाले थे, तिगवापुर इनका क्षेत्र लगता था, लेकिन मध्य प्रदेश में इसलिए पढ़ रहे हैं कि चित्रकूट में इनने अपना दरबारी कवि के रूप में काम करना चालू किया था। किसके साथ? किसके राजा के यहाँ? तो रुद्रदेव सिंह जो राजा थे चित्रकूट के, उनके यहाँ किया था। जटाशंकर इनका उपनाम है, वास्तविक नाम से कोई परिचित नहीं है। इनके रचनाएं पूछेगी तो शिवराज भूषण, शिवा बावनी आपको ध्यान रखना है, छत्रसाल दशक याद रखना है, और भूषण उल्लास आपको याद रखनी है। यहां से आपको ये कवि की रचनाएं पूछ सकती हैं और आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप फेल होने की स्थिति में आ जाएंगे। अब हम चलते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ा जाएगा, वो है पद्माकर के बारे में। ये देखेंगे कि पद्माकर की क्या रचनाएं पूछी जाती है मध्य प्रदेश के एग्जामिनेशन में। तो मेहनत, मैं बार बार कहता हूँ कि मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। आपने एक स्टोरी तो सुनी होगी, वो स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, हो सकता है थोड़ा सा मोटिवेशन आपको मिल जाए। जग्गा और बग्गा दो नाम के दो शेर रहते थे एक जंगल में। उनके जो माँ बाप थे, यानी शेर और शेरनी थे, उनके जन्म के बाद ही उनकी डेथ हो जाती है दोनों की। अब जग्गा और बग्गा किसी तरीके से जीवन जीते हैं। जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो जो बड़ा है जग्गा, वो छोटे बग्गा को कहता है कि देखो यार, हमें तो खुद ही शिकार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे तो कोई संरक्षक है नहीं, हमें कोई पालने वाला है नहीं, तो हमें खुद ही शिकार करने योग्य बनना पड़ेगा। तो छोटा कहता है बड़े को कि हाँ ठीक है भैया, आप जो कहोगे हम वैसा ही करेंगे, ठीक वैसा ही होगा। लेकिन धीरे धीरे कहानी आगे ये पहुंचती है कि जो बड़ा है वो हर जीव जंतुओं का शिकार कर लेता है, लेकिन जो छोटा है वो सिर्फ और सिर्फ हिरण का शिकार कर पाता है, या उसे हिरण का मांस ही पसंद आता है। दूसरे जानवर का शिकार वो करता ही नहीं है, उसे सिर्फ हिरण ही खाने का शौक लगा हुआ है। अब ये है कि एक बार वो अपनी गुफा में सो रहे थे और रातों रात पूरे जंगल में आग फैल गई। जंगल जल के खाक हो गया। जितने भी जानवर थे वहां से भाग के रातों रात दूसरी जगह पहुंच गए, अन्य जगह, अन्य जंगलों में पहुंच गए। अब इनके पास चुनौती ये थी कि अब खाना कहाँ से मिले। अब जंगल में ना तो घास बची थी, शेर तो घास खाता ही नहीं, लेकिन मजबूरी में चलो खा भी ले, लेकिन वो भी नहीं बची थी। तो दोनों जब सुबह उठ के देखते हैं कि पूरा जंगल साफ है, पूरे पत्ते पेड़ जल के खाक हो गए हैं, अब क्या होगा? तो दोनों ने विचार किया कि यार, अब तो यहाँ जीवन संभव है नहीं। तो दोनों ने कहा कि तुम एक उत्तर की तरफ निकल जाओ और एक दक्षिण की तरफ निकल जाओ। तो बड़ा वाला जो जग्गा है वो उत्तर की तरफ निकल गया और जो बग्गा है वो दक्षिण की तरफ निकल गया। थोड़े समय के बाद में बारिश हुई,
साल 2 साल के बाद में, और फिर आपस में दोनों किसी भी तरीके से उसी जंगल में वापस आ गए और मिल गए। तो बड़ा वाला जो था बड़ा हष्ट-पुष्ट था, उसकी दहाड़ 2 किलोमीटर तक जाती थी। जब वो चिल्लाता था तो 2 किलोमीटर तक दहाड़ शेर की जाती थी। जो छोटा वाला था वो बिल्कुल झिंगुर हो गया था, यानी वो धक्का लगा दे कोई तो गिर जाए, इस तरीके से हो गया था। दोनों आपस में पहचान नहीं पाए, किसी तरीके से एक दूसरे की पहचान हुई, दोनों ने पहचान कर पाया। तो बड़ा वाले ने पूछा कि उधर क्या हो गया था, तुम्हें खाना नहीं मिला क्या? तो कहा, बड़े भैया खाना तो बहुत था, लेकिन मेरी बचपन की जो आदत थी वो यही थी कि मुझे हिरण का मांस पसंद है, और मैं जिस क्षेत्र में गया था वहाँ हिरण का मांस नहीं मिला। बोले, तुम्हारा ये हष्ट-पुष्ट शरीर कैसे बना? तो उन्होंने कहा, यार मेरे तरफ भी हिरण नहीं मिले, लेकिन मैंने क्या किया कि जो भी मुझे मिला, चाहे बंदर मिला, भालू मिला, लोमड़ी मिली, खरगोश मिला, चूहा मिला, हर किसी को खाने का काम किया। तो वही आपके साथ होने वाला है। अगर आप पीएससी का एग्जाम देने वाले हैं या दूसरे एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, तो आपको हर फैक्टों पे नजर रखनी पड़ेगी, तब आप बग्गा जग्गा की तरह बन पाएंगे। नहीं तो आप जो है बग्गा की तरह बन के रह जाएंगे, दुबले पतले। तो ये कहानी सुनाने का मेरा ये मतलब है कि आप अगर मेहनत करेंगे हर सब्जेक्ट को लेकर, हर टॉपिक को लेकर, तो आज नहीं तो कल एक ना एक दिन आपको सफलता मिल ही जाएगी। नहीं मिल रही है तो क्या हुआ, ज्ञान का विकास तो हो रहा है आपका। आपकी आने वाली पीढ़ी को आप ज्ञान तो दे सकते हैं, या उन्हें इस बात से परिचित तो करवा सकते हैं। तो ये पढ़ाई का जो असली मंत्र है वो यही है, और हथियार है तो वही है। हथियार जो ज्ञान रूपी हथियार है, इसे हमेशा गन की तरह लोड करके रखिए दिमाग दिमाग में। पता नहीं ये कब काम आ जाए आपके लिए, जैसे गन काम आ जाती है। तो तीसरा नंबर पढ़ेंगे हम, वो है पद्माकर। पद्माकर की ऐसी मान्यता है कि इनकी जन्म जो हुआ था 1753 में बांदा में माना जाता है, बांदा यूपी में। और ये किसने माना है, तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है। इन्हें रामचंद्र शुक्ल कह के गए हैं भैया कि इनका जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बांदा में हुआ था। बांदा में एक और कवि का जन्म हुआ है, महाकवि तुलसीदास जी महाराज का। तो आपको बांदा से दो चीजें याद रखनी है। पद्माकर का जन्म माना जाता है बांदा, किसके अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। लेकिन वही दूसरे राइटर के अनुसार इनका जन्म माना जाता है मध्य प्रदेश के सागर में। सागर में जो मध्य प्रदेश में है, इनका जन्म माना जाता है। और किसके ना कौन मानता है, शिव प्रसाद मानते हैं, शिव प्रसाद मिश्र मानते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था भाई साहब, वो मध्य प्रदेश के सागर में हुआ था। तो भ्रांतियां हैं, लेखकों के मन में ही भ्रांतियां हैं कि किस कौन कहाँ जन्मा है, दोनों भी पूछ सकता है। तो कई बार क्वेश्चन में ऊपर वाला पूछ लेगा, तो आपको ये आपको बताना है। नहीं अगर आया तो ये तो आएगा ही आएगा डेफिनेटली। अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही पढ़ा दिया जाए कि इनका जन्म नहीं साहब मध्य प्रदेश के सागर में हुआ था शिव प्रसाद मिश्र के अनुसार, और अगर यूपी वाला मान लिया करेक्ट, तो फिर आपकी तो लंका लग जाएगी। इसलिए भज्जा हारो, ध्यान रखना है। अब हम इसकी रचनाएं पढ़ लेंगे। रचनाएं से क्वेश्चन आएगा कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो पहला है प्रबोध पचासा। प्रबोध पचासा, प्रबोध पचासा इनकी पहली रचना है। दूसरी रचना की बात होगी तो वह है गंगा लहरी, गंगा लहरी। और तीसरी है वो है यमुना लहरी, यमुना लहरी। चौथी आपको ध्यान रखना है राम रसायन, राम रसायन तुमरे पासा, रसायन, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तो ऐसा आप याद कर लेंगे तो आपको पद्माकर का ध्यान रखना है कि पद्माकर की जो रचना है प्रबोध पचासा है, गंगा लहरी है, यमुना लहरी है, और राम रसायन है। साथ ही साथ इनकी और रचना है तो वो देखेंगे हम, वो है जगद विनोद। जगद विनोद भी इनकी रचना है। प्रताप सिंह भी इनकी रचना है, प्रताप सिंह। प्रताप सिंह के बाद है विरुद्रावली, विरुद्रावली इनकी रचना है, विरुद्रावली। फिर है अली जहां प्रकाशन, अली जहां प्रकाशन इनकी रचना है। और अली जहां जो प्रकाशन हुआ ये मध्य प्रदेश से हुआ। मध्य प्रदेश के दौलत राव सिंधिया ग्वालियर घराने के महाराज थे। पहली बार दौलत राव सिंधिया जो महाराज थे उनके दरबार में गाई गई थी अली जहां प्रकाशन कविता का पाठ किया गया था, इसका प्रकाशन किया गया था। विनोद के बाद में राजनीति, राजनीति की वंचिका, वंचिका, राजनीति की वंचिका आपसे पूछेगा। फिर है पद्माकर, पद्माकर या इसे कहते हैं पद्याभरण, पद्माकर या पद्याभरण भी कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे मध्य प्रदेश की पीएससी में। देखेंगे पद्माकर 1753 बांदा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म माना जाता है।
साथ ही साथ ये जो जन्म है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ध्यान रखेंगे, वही जो सागर में मध्य प्रदेश में मानते हैं इनका जन्म, वो है शिव प्रसाद मिश्र जी। इनकी प्रमुख रचनाएं इतनी हैं: प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, यमुना लहरी, राम रसायन, और आपको पद्माकर देखने को मिलेगा, जिससे पद्मभवन भी कहा जाता है। जहाँ आज क्या है, हाँ, जगत विनोद है, प्रताप सिंह है, विरुद्धावली है, और अजी जहां प्रकाशन भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो है फैक्ट आपको अली जहां प्रकाशन, सॉरी, अली जहां प्रकाशन, ये जो फैक्ट है आपसे हमेशा पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश के एग्जामिनेशन में। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वैसे तो लगेगा नहीं, स्वाभाविक सी बात है, हम एक छोटे से क्रिएटर हैं, बाकी तो बड़े बड़े हड्डूस बैठे हैं क्रिएटर। फिर भी अगर लगा हो तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो में पहली बार है, चैनल में पहली बार है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।